ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों भूपेश आनंद। मैं आप ही के लिए एक बार फिर लेक्चर नंबर 14 में आ गया हूं। लेक्चर 13 में आई हैव डिस्कस्ड द इंट्रो ऑफ यूनिट 3 दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बेटे मेन पिक्चर तो आज से स्टार्ट होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तो एक हल्का सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था, इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ बोथ। आज हम देखेंगे कि कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के बीच में क्या कमेंट्स चलते हैं रणबीर को लेकर। तो बेटे लेक्चर 14, ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर को मैं 5 स्टार्स देने वाला हूं, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा आपको इससे डिटेल्ड एनालिसिस पता चलेगा। आपको आज ये पता चलेगा कि एक ह्यूमन बीइंग की सक्सेस के पीछे उसकी थॉट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज आपने रोकना नहीं है मुझे। लेक्चर 14 जल्दी से लिख लीजिए, जिससे कि मैं वो बातें बतानी शुरू कर दूं। बेटे लेक्चर 14, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इस दुनिया में हार का नाम है ही नहीं। हार हमने खुद ही बना दी है, खुद ही मान लेते हैं, है नहीं कुछ। बेटे जीत ही जीते। हम जब ऊपर से आए थे कुछ लेके थोड़ी आए थे, सब कुछ आज मिला तो ऊपर से आए तो उसके कंपैरेटिवली तो जीत ही जीत है। सो नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। ऐसा मत सोचो कि मेरे को मौका नहीं मिला इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, अब मैं सीएम में यूएसए कर रहा हूँ, मेरे को पेरेंट्स ने हेल्प नहीं की, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरा गांव ये। बेटा ये सब बेकार के रीजंस हैं। ऐसे ह्यूज एग्जांपल्स हैं इतिहास में जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास एजुकेशन भी नहीं थी, जिनके पेरेंट्स की शुरू में ही डेथ हो गई थी, उनके पास कुछ था ही नहीं, फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया। तो आज से आपने अपने आप को बहाने बनाना बंद कर देना है। डोंट गिव रीजंस टू योरसेल्फ, बी अनरीजनेबल। अपने लिए अनरीजनेबल बन जाओ यार, करके दिखाओ ना। अब मौका मिला ना सीएम में यूएसए बनने का, कर दो, हो जाओ तैयार। अच्छा वैसे इन द लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कैसे करना चाहिए प्रिपेयर। बेटे आज फिर मैं बता रहा हूँ, एक कमेंट आया था यूट्यूब में तो मेरे को लगा चलो एक बार फिर लेक्चर में बता दूं। पहला आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, उसके आपने स्टडी नोट्स बनाने, रजिस्टर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और वर्ड नोट्स बनाने हैं। तो 2 बार नोट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी एक किताब है, हॉक है, ग्लैम है, वाइल है, कोई भी एक जो आपके पास है, उसको ऊपर से ओवर थ्रू करना है। ये चेक करते समय ऑडिट करना है। ऑडिट का मतलब है ऊपर से देखना, गहराई में तो देख ही नहीं सकते कि भाई जो बातें मैंने लेक्चर्स में बोली हैं क्या वो सारी कवर्ड है। बेटे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, हॉक के सारे मैं करा दूंगा, वाइले और हॉक के भी, स्टडी टेक्स्ट के भी करा दूंगा। तो घबराना किस बात का यार। हमने स्टडी टेस्ट सीरीज बनाई है, प्रैक्टिस सीरीज बनाई है, मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है। आप हमारी मोबाइल ऐप में देखिए, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। स्टडी प्लान बनाया है, फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, फॉर्मूलेस बनाए हैं। बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराना। अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सुनो जी, मैंने अभी एक बात बोली थी कि ये जो रामलाल है, सपोजिंगली ही इज डूइंग सीएम में यूएसए, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग दे रहा है। इसका मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना it depends on so many other different factors, but the point is, the important prominent factor is his thoughts. बड़े सारे फैक्टर्स और भी हैं which affect that whether he can become management accountant, qualified CMA USA or not. But out of all those factors, अगर मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूं और गहराई में जाता जाऊं तो मुझे एक चीज मिलेगी, वो है उस व्यक्ति के विचार, रामलाल के थॉट्स, कि वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं। क्या उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, क्या उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्या उसको ऐसा लगता है कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्या उसको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिलता। मतलब वो क्या अपने बारे में सोच रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि ही कैन डू,
ही हैज़ अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ही विल डू इट, वो टाइम निकाल लेगा, कर लेगा, होगा। क्या लगता क्या है बेटे? बेटे वो जो विचार आपके मन में आते हैं ना, they play a very very important role in giving you success in CMA USA or in any aspect of life, I will say. मैं क्योंकि आप CMA USA कर रहे हैं तो मैं CMA USA के पॉइंट से बता रहा हूं, तो आपको ज़्यादा एक्चुअली में पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहता हूं जो आप सोचते हैं धीरे 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 बेटे वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं, वही बोलना शुरू कर देते हैं आप। और जो आप बोलते हैं वही, जो भी आप बोल रहे हैं वही आपके एक्शंस बन जाती हैं, और जो आप कर रहे हैं बेटे हैबिट्स वही बन जाती हैं। आराम से, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा आप नेट रिजल्ट को देखते हो, नेट रिजल्ट को देखना ही नहीं है। ये नेट रिजल्ट तो नेट रिजल्ट है, ये आया कहां से? इसकी पूरी ग्रेप वाइन, इसकी पूरी अंगूर की बेल आखिरी तक पहुंचना, रूट कॉज तक। तो मैं कहूंगा रूट कॉज था थॉट्स, whether the person has a positive thought or a negative thought, or which type of attitude he has for a particular situation. That plays a very important role. It is not that whether you are from commerce background or non-commerce background or science background. It is not because your parents are not rich. It is not because your schooling is not good. It is only the thoughts which play a very important role. तो मैंने क्या किया, डिटेल्ड एनालिसिस किया रामलाल के फेलियर का या रामलाल के सक्सेस का, क्योंकि बात जब निकलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं आज आपके सामने इसी बात को डीप एनालिसिस करें, अगर मैं आज आपको डीप एनालिसिस कराने वाला हूं, और वो डीप एनालिसिस होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को कितना रिटर्न मिलेगा सबको देने लेने के बाद। बिकॉज वी नो दैट we always pay to the equity shareholders, to the common stock holders, to the preferred stock holders after paying to debt, after paying for operating expenses, after paying for cost of goods sold, after paying for tax, after paying for interest, after all after, and then at second last we pay to preferred stock, and lastly we pay to common stock. And if we want to calculate return on common equity or return on equity, बेटे रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी लेक्चर 12 में आपके सामने हमने डिस्कस किया था कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं भूपेश आनंद आपके सामने यही बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो मैं लिखूंगा नेट इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स अपॉन एवरेज इक्विटी। यही तो फॉर्मूला होगा, और क्या है? यही तो बताया था बेटे लेक्चर 11 में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जब हमने की थी तो मैंने आपको बताया था दैट वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट्स, वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी, वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। And when I say return on equity, it means numerator में we will see the profits which are available to equity divided by average equity into 100. I can say that this is return on equity. बेटे ये तो गुलाब जामुन हो गया ना, लास्ट में जो आपको मिला वो तो गुलाब जामुन हो गया। But the point is कि ये गुलाब जामुन बना कैसे था, इसका प्रोसेस क्या था। If I want to find out that what is the process, what is the raw material, what are the components, what are the labor, which type of machinery, which type of assets I have used for preparing that gulab jamun, बेटे CMA USA क्वालिफाइड हम सब हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे अगर आप डीप एनालिसिस करें कि आपने जब पहली बार सर्च करना स्टार्ट किया, फिर गूगल में चेक किया, फिर उसके बाद यूट्यूब देखा, फिर उसके बाद भूपेश आनंद के लेक्चर्स को एनालाइज किया, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू की, फिर हॉक लिया या वायले लिया, फिर उसका पेपर्स देखे, फिर उसके बाद वर्ड, फिर एसे टाइप,
ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर. दुनिया लेकिन इसको नहीं देखती. दुनिया खाली देखती है दैट यू आर अ क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर अ सीएमए यूएसए. बट आज के इस लेक्चर में ड्यू पॉन्ट एक कंपनी थी बेटे, ड्यू पॉन्ट कॉरपोरेशन. उसमें आप जैसे विद्वान लोग बैठे थे फाइनेंस में. उन्होंने ये कहा कि भाई हम रिटर्न और इक्विटी तो देख ही रहे हैं, अगर वो एक कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक कर लें. दे सेड दैट इफ वी जस्ट एनालाइज रिटर्न ऑन इक्विटी वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपनी. मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के विचारों को देख लें कि ये थॉट्स कैसी हैं इसके, तो हम उसकी सक्सेस के बारे में काफी हद तक कमेंट कर सकते हैं. जैसे आपने सुना है ना, होनहार बलवान के होत है चिकने पात. जो सक्सेसफुल बनने वाले होते हैं ना, उनके पहले एक्शन ही पता चल जाता है कि ये सक्सेसफुल बनेगा. So the point is, if I want to find out that how much is the return on equity, if I just calculate return on equity and if I do DuPont analysis, if I apply DuPont analysis, if I use the relationship of ratios on this return on equity and do deep analysis, then I can find out that whether this company is doing good, performing good or not. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं, कभी तो सर गुलाब जामुन की बातें करते हैं, कभी सीएमए यूएसए की बातें करते हैं, कभी ड्यू पॉन्ट की बातें करते हैं. बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बस यही बताना है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तो आप क्या करें, इतने सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे डॉक्टर कहता है यार आप ब्लड टेस्ट भी करा रहे हो, यूरिन टेस्ट भी करा रहे हो, ईसीजी भी करा रहे हो, ये भी करा रहे हो, कुछ नहीं कराना, एक बस एमआरआई स्कैन करा के आ जाओ. Similarly, as per DuPont Corporation, there is nothing to calculate so many ratios. Don't go for 5 classification of ratios. Just go in the crux. वो कहता है ये खाली आप एक ही रेशो निकाल लीजिए, उसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसका डीप एनालिसिस कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी में सब कुछ छुपा है. जैसे मक्खन, जैसे घी में मलाई भी है, घी में मक्खन भी है, घी में दही भी है और घी में दूध भी है, तभी तो घी बना. लास्ट रिजल्ट इज घी. बट कभी आपने नोट किया कि हमारे सबके पेरेंट्स घी बनाते कैसे हैं? बेटे दूध आता है, दूध उबलता है, उसकी मलाई उतरती है, मलाई को हम रखते हैं 15-20 दिन इकट्ठा करते हैं, उस मलाई से हम मक्खन बनाते हैं और फिर मक्खन को मेल्ट करके घी बनाते हैं. तो मैं आपसे कह रहा हूँ घी ही देखें, अगर खाली घी से ही पता चल जाएगा कि दूध की क्वालिटी कैसी है. सिमिलरली विद हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी I can find out that how much this company is doing good, whether this company is operating good, whether this company is using its assets efficiently, or how much is the source of funds this company is using. I can easily find out. आज के इस लेक्चर में यही बात तो मैंने आपके दिमाग में डालनी है कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ने, ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन के फाइनेंस मैनेजर्स ने क्या किया, कैसे ब्रांचेस बनाई, कैसे ग्रेप वाइन बनाई, कैसे डिसीजन ट्री बनाया, कैसे डीप एनालिसिस किया रिटर्न ऑन इक्विटी का. ठीक है जी, आई थिंक आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई है. मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि बेटे आज वैसे मैंने आपको पीपीटी स्लाइड से भी दिखाना है, बिल्कुल दिखाऊंगा. मैं चाहता हूं कि पहले आप ये एक छोटा सा फर्स्ट पॉइंट लिख लें, ऊपर हेडिंग लिखें ड्यू पॉन्ट एनालिसिस. बेटे ड्यू पॉन्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी. उसके फाइनेंस मैनेजर्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आप जैसे विद्वान थे. उन्होंने मिलकर एक डिसीजन ट्री बनाया, एक एनालिसिस किया, जिसकी आज भूपेश आनंद आपके सामने चर्चा कर रहा है. चर्चा करेंगे, हवन करेंगे. इट इज एन अप्रोच that can be used to analyze return on equity.
क्या कहा था? हम घी को पकड़ लेंगे और घी का एनालिसिस करेंगे, घी के एनालिसिस से ही पता चल जाएगा दूध में कितना पानी था और दूध कितना था, या दूध की क्वालिटी क्या थी. So it is an approach that can be used to analyze return on equity. There are two approaches for analyzing return on equity as per Hawk, as per Clem, as per Wiley. उन्होंने एक ही अप्रोच बताई है. भूपेश आनंद आपको दो अप्रोचेस बताएगा, बिकॉज ये CFA USA में डिटेल्ड बताया हुआ है. अभी मैं उसकी स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, बट फिर भी आप लिख लें पहले. देयर आर टू अप्रोचेस फॉर एनालाइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी. दो अप्रोचेस हैं, एक है 3 पार्ट अप्रोच और एक है 5 पार्ट अप्रोच. हिस्से कर देंगे, छोटे छोटे हिस्से कर देंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के. 3 हिस्से करेंगे तो उसका नाम है 3 पार्ट अप्रोच. 5 हिस्से करेंगे तो उसका नाम है 5 पार्ट अप्रोच. तो ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर. क्या आपने लिखा ड्यू पॉइंट एनालिसिस? क्या अभी भी नींद से उठ गए बेटा? नींद में आ रही है तो पानी पी लो यार. आज वॉशरूम भी नहीं जाना. आज मेरी बात को ध्यान से पहले सुनना जब तक लेक्चर खत्म ना हो जाए. It is an approach that can be used to analyze return on equity. There are two approaches for analyzing return on equity: 3 part approach and 5 part approach. Okay. As per Hawk, as per Clem, as per Wiley, I will be telling you 3 part approach, but as per my own contribution, I will also be telling you something about 5 part approach. आप बस 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना. Following is the sequence of steps. तो उन्होंने कहां से बात शुरू की, फिर कहां गई, फिर कहां गई. बात निकली तो दूर तक जाएगी. तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या किया? किन्होंने? ड्यू पॉन्ट कॉर्पोरेशन के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने. उन्होंने कहा जी हमारी कहानी शुरू होगी रिटर्न ऑन एसेट से. और आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी बताया था. रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, बताया था. तो उन्होंने कहा जी हम रिटर्न ऑन एसेट से अपनी कहानी को शुरू करेंगे. टू एनालाइज रिटर्न ऑन एसेट्स, टू एनालाइज रिटर्न ऑन एसेट्स, स्टेप 1 विल बी, हमें जाना है रिटर्न ऑन इक्विटी के पास. लेकिन रास्ता तो यही है ना, कुतुब मीनार जाना तो रास्ते से जाएंगे ना. तो पहले रास्ते में एक जगह आएगी जिसका नाम है रिटर्न ऑन एसेट. रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स. स्ट्रैटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन ने इसको तोड़ दिया. किसको तोड़ दिया? रिटर्न ऑन एसेट के फॉर्मूले को तोड़ दिया. टूट जा टूट जा टूट जा. वो टूट गया और 2 हिस्सों में ही भी डिवाइड हो गया. तो स्टेप नंबर 2 में उन्होंने लिखा एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिटर्न ऑन एसेट इज अ फंक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स. वो कहने लगे ये जो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला आपने लिखा है दैट इज नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, इसके 2 हिस्से हो सकते हैं. ये 2 फंक्शंस पे डिपेंड करता है. पहला फंक्शन है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड सेकंड इज एवरेज एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स. 2 ही तो फंक्शंस हैं. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इसके लिए हम एक अलग से रेशो भी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो. उसका फॉर्मूला आप भूल चुके हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन अपॉन सेल्स इनटू 100. इसी तरह से उन्होंने कहा वो जो एसेट एवरेज टोटल एसेट्स आपने लिखे दैट इज सेकंड फंक्शन ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, वो हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. दैट इज एसेट्स टर्नओवर रेशो. दैट इज एसेट्स टर्नओवर रेशो का मतलब सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स. अब बेटे नेट मार्जिन अपॉन सेल्स आया डिनोमिनेटर में और यहां पर सेल्स न्यूमरेटर में आया, तो सेल्स कट गया, लास्ट में तो वही बचा ना. तो ब्रेक करने का तरीका है. बड़ा प्यार से ब्यूटीफाई से उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की. आइए स्टेप 2 लिखिए पहले. एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिटर्न ऑन एसेट इज अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स. कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो और आप एसेट्स कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट इनकम अपॉन सेल्स
and utilization of assets is with the help of sales turnover, assets turnover, sales upon average total assets. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेशो बन गई, ये बन गई नेट प्रॉफिट मार्जिन और ये बन गई एसेट टर्नओवर। आप नहीं लिख रहे तो आप बेवकूफ़ हैं, अगर आप झुक के बैठे तो आप महा बेवकूफ़ हैं। देख लीजिए आप बेवकूफ़ हैं या महा बेवकूफ़ हैं या समझ आ रहे हैं। मैं दोबारा से स्टेप 2 एक बार आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एज पर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, रिटर्न ऑन एसेट इज अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इट इज दिस अपॉन दिस, इट इज दिस रेशो। अब मैंने क्या किया, इन दोनों रेशो को अगर मैं गुणा कर दूं, गुणा मल्टीप्लाई, देन न्यूमरेटर ऑफ देन डिनोमिनेटर ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो एंड न्यूमरेटर ऑफ एसेट टर्नओवर रेशो आपस में खत्म हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड क्लास में सीखी थी। एंड आई कैन गेट रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट मटका इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मटका इनटू एसेट टर्नओवर रेशो मटका। बेटे बनाना जरूरी है, मैंने फ्लो चार्ट बनाया किसी कारण से बनाया कि आप जब बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। जब मैंने ये स्लाइड्स बनाई ना तो मुझे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई यार ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की। आप भी बनाओ, ठीक है जी। तो आप बताओ जी, मैंने अभी तक 2 स्टेप्स बता दिए। मैंने क्या कराना क्या, मैंने जाना कुतुब मीनार है, आई वॉन्ट टू एनालाइज रिटर्न ऑन इक्विटी, बट फॉर एनालाइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन एसेट. Return on asset is net income upon average total assets, but it is a function of two, net income and assets. Then I have calculated 2 ratios, net profit margin into asset turnover ratio is equal to return on asset. अब मैं आ गया सीधा धीरे धीरे कुतुब मीनार की तरफ, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करना है बेटे। रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने के लिए मैं फेयर एंड लवली यूज करूंगा। आपको याद है मैंने लेक्चर 6 में जब फाइनेंशियल लिवरेज कराया था तो एट दैट लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि ये लेक्चर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने उसमें ये बताया था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इस तरह से निकालते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इस तरह से निकालते हैं। और आपने मुझे कमेंट किया था कि बड़ा प्यार से समझ आया, बिकॉज मैंने वहां पर एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर आप ही से उसी की डिग्री को फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने की रिक्वेस्ट की थी, आपको ज्यादा समझ आया था। बट एट दैट मोमेंट मैंने आपको कहा था कि this we are calculating degree of operating leverage or degree of financial leverage for every 1% change in EBIT, how much percentage of change will be there in EBT, that is degree of financial leverage. but मैंने कहा था एक financial leverage भी होता है कि भाई पूरे assets जो हैं उसमें से आपने इक्विटी से कितना पोर्शन लिया हुआ है और डेट से कितना लिया हुआ है, बेटे उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। बच्चा एक भूल गया, मैंने कहा रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने के लिए मुझे एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम डाल दिया फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम का नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज ये डिग्री वाली नहीं है, लेक्चर 6 में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बताया था, लेकिन लॉजिक वही है कि भाई टोटल एसेट्स अगर 1 लाख के हैं और टोटल इक्विटी $70,000 की है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज कितने का है, 0.7 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, या 1 लाख अपॉन 70,000 जो भी आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 1 लाख अपॉन 70,000 दैट कम्स टू 1.42। अब एक बच्चा सोच में पड़ गया क्या 1.42 निकाला, क्योंकि ध्यान से सुन नहीं रहा ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने के लिए ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन ने 3 फंक्शंस का प्रयोग किया। एक फंक्शन या 2 फंक्शंस, एक तो रिटर्न ऑन एसेट्स तो यूज किया ही, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एसेट्स हमने लिए उसमें से हाउ मच पोर्शन वी हैव फाइनेंस इट फ्रॉम इक्विटी एंड हाउ मच पोर्शन वी हैव फाइनेंस फ्रॉम डेट, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल लिवरेज। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो पहले लिख लेते हैं स्टेप 3, फिर और समझाऊंगा बेटे, आज मैंने छोड़ना नहीं है। टू एनालाइज रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टेप 3, स्टेप 1 इज टू एनालाइज रिटर्न ऑन एसेट्स, स्टेप 2 इज
Step 2 is that how we can decompose return on assets into two parts, and step 3 is how we can analyze return on equity. Firstly, I have written the formula of return on equity, that is net income upon average equity. Now it is a function of 3 elements, my dear friends. बस यही तो बात समझनी है. पहला फंक्शन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा फंक्शन है टोटल एवरेज एसेट्स, तीसरा फंक्शन है फाइनेंशियल लिवरेज. मतलब पहला तो वही है रिटर्न नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और एसेट टर्नओवर का मतलब वही है सेल्स अपॉन एवरेज एसेट्स. अगर आप उन दोनों को गुणा कर दें तो वो रिटर्न ऑन एसेट्स ही आएगा. इसीलिए मैंने पहले रिटर्न ऑन एसेट का डीकंपोजिशन आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टेप नंबर 1 में. मैं डायरेक्टली भी कह सकता था रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. क्या समझ आता है यार? भूपेश आनंद से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बात बताऊंगा जिससे कि लॉजिक क्लियर हो. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूले को देखें और उसको अब हम डीकंपोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. टूट जा टूट जा टूट जा, हथौड़े मार रहे हैं. हथौड़े मारे किसमें? रिटर्न ऑन इक्विटी में. तो 3 छोटे छोटे फॉर्मूले निकले, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक एसेट टर्नओवर और एक फाइनेंशियल लिवरेज. उसको इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं. एसेट्स अपॉन इक्विटी, एसेट्स अपॉन इक्विटी मतलब एसेट्स का कितने परसेंट प्रोपोर्शन इक्विटी से लिया हुआ है और एसेट्स का कितने परसेंट प्रोपोर्शन इक्विटी से लिया हुआ है, उसको बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर. ठीक है जी. तो आराम से पहले ये चार्ट बना लो यार, बड़ा मजा आने वाला है. मैं तो पागल हो रहा हूँ, बड़ा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ वो चीज बताने के लिए जो मैंने अभी बतानी है. पहले आपने चार्ट बना लिया. फंक्शन 1, फंक्शन 1, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3. आराम से बेटे. पहला फंक्शन है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो. अगर फंक्शन 1 को हम गुणा कर दें फंक्शन 2 से और फंक्शन 2 को गुणा कर दें फंक्शन 3 से, तो ऊपर वही ड्रामा आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का. फंक्शन 2 क्या है? एसेट टर्नओवर रेशो. अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो रिटर्न ऑन एसेट्स ही आएगा. और अगर रिटर्न ऑन एसेट्स को गुणा कर दें फाइनेंशियल लिवरेज के साथ, मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ, मतलब एसेट्स अपॉन इक्विटी के साथ, तो बेटे आप बताइए फाइनेंशियल लिवरेज आएगा. चलिए ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है यार? ये देखो ना, ये है नेट इनकम अपॉन एसेट्स. अब हमें एसेट्स खत्म करना है तो एसेट्स अपॉन इक्विटी, तो एसेट्स एसेट कट गया तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी बचा, तो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. ये देखो बेटा, नेट इनकम अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन एसेट्स. सेल्स कट गया, एसेट्स कट गया, क्या बचा? डिवाइड एंड रूल. फिरंगियों की बातें करेंगे, नेट इनकम अपॉन इक्विटी. अब इसमें एक बात समझनी है कि हमने लास्ट में फाइनेंशियल लिवरेज क्यों लिया? क्योंकि हमें निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी. हम ये देखना चाहते हैं कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग की वजह से कितना फर्क पड़ा इक्विटी के रिटर्न में. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द इफेक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यू टू मोड ऑफ फाइनेंसिंग. When I say mode of financing, I mean that you have get financed either through equity or debt. So how much change is in return on equity due to mode of financing? That is equity multiplier, that is financial leverage. So that's why I have multiplied return on assets with financial leverage or equity multiplier. ये बेटे फॉर्मूला बन गया आराम से. मैं तो कह रहा हूं ना, आपको दिक्कत ही नहीं है. स्टेप 4 में आ जाइए. रिटर्न ऑफ इक्विटी इज अफेक्टिंग बाय 3. मैंने कहा था ना 3 अप्रोच भी है और 5 अप्रोच भी है. अभी पहले 3 अप्रोच समझ लीजिए. यही है 3. क्या? नेट इनकम अपॉन सेल्स, सेल्स अपॉन एसेट्स, एसेट्स अपॉन इक्विटी.
नेट इनकम अपॉन सेल्स क्या बताएगी? एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। एसेट्स, सेल्स अपॉन एसेट्स क्या बताएगा? एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स। और थर्ड, इफेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टेप नंबर 4 पहले लिख लो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अफेक्टेड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अफेक्टेड, return on equity is affected by 3 functions. We all know that if I multiply these 3 functions, then I can calculate return on equity. And when I say return on equity, the first function is net margin profit ratio, and that tells me what is the efficiency of operations, because that is my profit, कि मैं operations कितने बढ़िया कर रहा हूँ. And if I multiply with asset turnover ratio, that tells me about efficiency of assets. And if I multiply with financial leverage, that is equity multiplier, then I will tell you that it will tell me about effect of financing on return on equity. तो बेटे 3 functions हो गए, 3 approach हो गई, 3 element approach हो गई. अभी मैं 5 भी बताऊंगा, लेकिन 5 ना हॉक में, ग्लैम में, वायले में दी नहीं हुई. तो ऐसी ज़्यादा क्या करना है मेरे हिसाब से. वैसे मैंने तो बनाया हुआ है, मैं एक सेकंड दिखाई देता हूँ आपको. एक सेकंड बेटा, मैंने ना वो निकाला नहीं था. बस आ गया बेटे. एक सेकंड में मैं आपको अपनी स्लाइड्स भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 5 अप्रोच और 3 अप्रोच भी यूज़ किए हैं. बट आप अभी 3 पे रहो, 5 करने की जरूरत नहीं है. वैसे मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बिकॉज दैट डिटेल्ड इज गिवन इन CFA USA. आप अभी CMA USA कर रहे हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं है. वैसे 99% मैंने बता दिया है, इसमें कोई घबराना नहीं है. इवन फॉर CFA USA आपको दोबारा से कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि भूपेश आनंद ने आपको इतना बता दिया है कि आपको अभी किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है. ठीक है जी, ये आ गया बेटा. आजी आजी, दिल से दिल लगा जी, मैं आपके सामने आ गया जी. देखो जी, ड्यू कंसेप्ट नंबर छोड़ दो. ड्यू पॉन्ट एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. पहली बात ये तो पता ही है. टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट ड्राइवर्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी. आराम से, मैं इसलिए ऊपर नीचे करके चल रहा हूं. DuPont analysis of return on equity is analysis of return on equity, that is to understand what are the drivers of return on equity, कि return on equity किस वजह से अफेक्ट होती है. इस चीज को निकालने के लिए हम DuPont analysis कर रहे हैं. तो पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी. एन इंक्रीज इन return on equity is a positive sign for growth which can be a function of 3 वेरिएबल्स. आराम से बेटा, ये मेरा प्यार है. PPT भी करा रहा हूं, हैंड रिटन भी बता रहा हूं, ड्रामे करके समझा भी रहा हूं कि आपके दिमाग में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो बाकी टीचर्स कराते नहीं है. यूनिट 3 का लेक्चर 13 लिया, लेक्चर 14 अभी ले रहा हूं, कि आपको समझ आए ड्यूपॉन्ट करना जरूरी है बेटे. चलिए जी, तो मैंने लिखा इंक्रीज. अगर इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाती है तो ये पॉजिटिव साइन है, अच्छी बात है. दिस इज अच्छी बात, दिस इज अच्छी बात, दैट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इफ आई राइट द फॉर्मूला आई कैन ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स डायरेक्टली. वैसे तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये 3 पार्ट्स आए कहां से. पहले मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स यूज किया, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर इक्विटी पे आया. तो अब डायरेक्टली आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन
एसेट टर्नओवर रेशो, फाइनेंशियल लिवरेज, और इसको हम कह सकते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। बड़ी मेहनत की बेटे। सेल्स कट गया, एसेट्स ये कट गए, यही तो बच गया। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशो और फाइनेंशियल लिवरेज की मदद से आप निकाल सकते हैं। अब आप इंटरप्रिटेशन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है बेटे इसकी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। बताओ भैया, तीन एलिमेंट्स है ना, तीन फंक्शंस है ना, है ना, तीन फंक्शंस हैं। अब ये तीन फंक्शंस बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़ सकती है? या तो इसको बढ़ा दें, उन दोनों को कांस्टेंट रहने दें, और क्या करें, और क्या करें, अगर अगर इसको बढ़ा दें, इन दोनों को कांस्टेंट रहने दें, और क्या करें, इसको बढ़ा देते हैं और इन दोनों को कांस्टेंट रहने देते हैं, या दो बढ़ा देते हैं, या तीनों ही बढ़ा देते हैं। सो एक एक एलिमेंट को देखेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। दैट इफ वी हैव इंक्रीज द क्वांटिटी सोल्ड और वी हैव इंक्रीज द यूनिट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट, तो उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। Possible interpretations of increase in ROE, that is due to increase in selling price and increase in profit margin, ROE will be there. Due to increase in quantity sold, even at the same selling price, we can increase the net profit margin. Due to increase in financial leverage बढ़ गई। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज कब बढ़ेगी? जब एसेट्स बढ़ गए और इक्विटी का पार्ट कम हो गया, तभी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, और जब न्यूमरेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर से तो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो रिटर्न ज़्यादा होगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को सीख रहे हैं। लिख लो बेटा, लिख लो, इसको लिख लो। पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस फॉर इंक्रीज इन ROE, बड़ा प्यारा सा है बेटे, पूरी हॉक, ग्लैम और वायले को मिक्स करके बनाया है, जूस दिया बेटे, बादाम रोगन मिल रहा है आपको। ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड इवन एट द सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। ड्यू टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है जी। अब देखो, फिर मैंने चार्ट बनाया, चार्ट तो अभी देखा ही था आपने, नेट इनकम ऑन इक्विटी इनटू दिस। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स, बेटा ये तो रिटर्न ऑन एसेट्स ही है, दिस इज रिटर्न ऑन एसेट्स, ये रिटर्न ऑन एसेट्स ही है ना, तो मैंने इसकी जगह रिटर्न ऑन एसेट्स लिख दिया इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। अब मैं आ गया बेटे। नाउ फॉर इंप्रूविंग ROE वी कैन इंप्रूव वन वेरिएबल आउट ऑफ 3। उन तीनों में से एक भी वेरिएबल अगर इंप्रूव हो गया तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा। दो हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तीनों बढ़ गए तो डांस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन तीनों को ध्यान देना है। ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन यही कह रहा है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के मैनेजमेंट अकाउंटेंट यही कह रहे हैं दुनिया के लोगों को कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखो और रिटर्न ऑन इक्विटी की डीकम्पोजिशन करो, उससे आपको कंपनी की ऑपरेशंस, एसेट की एफिशिएंसी और मोड ऑफ फाइनेंसिंग पता चल जाएगा। ठीक है जी। नाउ फॉर इंप्रूविंग दिस, सपोज वी वांट टू इंप्रूव नेट प्रॉफिट, तो इसको ये बेटे ये 5 पॉइंट अप्रोच है जो मैं चाहता नहीं कि आप लिखें, क्योंकि है ही नहीं सर, 5 पॉइंट अप्रोच नहीं करनी, हमने 2 पॉइंट अप्रोच में काम कर लेना है। ठीक है जी। ऐसे ही आप पहले यहाँ आ जाए, क्वेश्चन पढ़ें, एक एग्जांपल पढ़ें, बड़ा प्यारा सा है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग दिस। अच्छा, ये इन्होंने 5 अप्रोच वाला ही यूज किया, छोड़ ये आएगा बेटा। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ऑल द 3 years एंड एनालाइज द डाटा। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है CM में, USA में, आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है और उसके ऊपर अपने कमेंट्स मेंशन करने हैं। नीचे ऑप्शंस दी होंगी, देखो जी, पहला लिखा है नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, टैक्स बर्डन। आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, बाकी चीजें छोड़ दें, तो बेटे आप नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं। देखो मैंने निकाल भी दिए, करके देख लो आप। 0.45 इंटू 1.02, 0.45 इंटू 1.02, ये आ गया जी 0.459, यही है।
रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, फिर यहां पर भी रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखो यहां की है 0.4590, यहां पर है 0.48। अब आपको आइडिया तो लग रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ बेटर साइन, it is a good sign. Now it can increase due to any of those three elements, or due to two elements, or due to three elements. किसी भी वजह से हो सकता है जी, उसकी टेंशन छोड़ दो। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको 3 पॉइंट अप्रोच करनी है। वैसे मैंने 5 अप्रोचेस का फॉर्मूला भी लिख दिया है, ये देखो। बेटे भूपेश आनंद है आपके साथ, आपको मजाक लग रहा है, मैंने यहाँ पर पूरी आपके लिए लाइफ निकाल दी और आपके लिए एक समरी बना दी। अब बेटे ये समरी लास्ट में मैं आज के क्लास को कंक्लूड करते समय ड्यू पॉइंट ने जो समरी बनाई है, 3 पार्ट अप्रोच ही करेंगे बेटे, 5 पार्ट अप्रोच भी वैसे तो मैंने उसकी समरी भी प्रिपेयर की है। ये देखो आप अभी 3 पार्ट ही करिए, बड़ा सिंपल है। 3 पार्ट में हमने सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखा, और रिटर्न ऑन इक्विटी को डिवाइड मैंने कर दिया नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू अपॉन दिस, फिर इसको डिवाइड कर दिया मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशो, फाइनेंशियल लिवरेज, और डायरेक्टली वही फॉर्मूला बनेगा जो 5 पॉइंट में आएगा, क्योंकि उसमें हमने नेट इनकम को डिवाइड किया। 5 पॉइंट में आई हैव डिवाइडेड नेट इनकम। वो अभी नहीं कर रहे बेटा, अभी टाइम लगेगा और आपको समझ नहीं आना, समझ आएगा लेकिन करना नहीं है यार। तो आइए मैं भूपेश आनंद एक बार बेटे ड्यू पॉइंट एनालिसिस को हम देखें कि ड्यू पॉइंट की इमेज क्या थी, गूगल क्या कहता है, विकिपीडिया क्या कहता है। ठीक है जी, ये देखो उन्होंने आपके सामने ये सारा ही प्रिपेयर कर दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ जब आपको थोड़ा सा समय मिले ना, आलतू फालतू सोशल मीडिया के से समय बचा कर ना आप ये विकिपीडिया और उसके प्रैक्टिकली गूगल से चेक किया करो कि जो मैंने बोला है क्या वो प्रैक्टिकली रियल केस स्टडी में अप्लाई हो रहा है। बेटे तभी रियल वैल्यू एडिशन है नॉलेज की। खाली सीएमए का डिग्री ले भी लिया और नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा है। लेक्चर 14 में मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के सेकंड टूल ड्यू पॉइंट एनालिसिस के बारे में बता दिया। बेटे टोटल 5 तो टूल्स हैं। पहला टूल हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कर ही लिया था लेक्चर नंबर 11 में। फिर लेक्चर 14 में आज हमने ड्यू पॉइंट एनालिसिस कर लिया। फिर लेक्चर 15 में मैं अब रेवेन्यू एनालिसिस कराऊंगा, और लेक्चर 16 में मैं एक्सपेंस एनालिसिस और सस्टेनेबल ग्रोथ कराऊंगा। बस 2 लेक्चर और लगेंगे, पूरा यूनिट ही खत्म हो रहा है बेटा। छोटा सा यूनिट था। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।